हेलो स्टूडेंट। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। हाँ, तो हम इसके तीसरे पार्ट पे आ चुके नहीं थे, आए हैं द इंटर वॉर इकोनॉमी। तो सॉरी, मैं बुक के 4 पेजेस को अटैच नहीं कर सका। आई एम सो सॉरी फॉर इट, बट आप लोगों के पास एनसीईआरटी होगी, मेरे पास एनसीईआरटी बुक थी, पर मैं अटैच नहीं कर पाया। सॉरी करिए, मतलब मुझे सॉरी दे दीजिए, मैं अप्लाइज होता हूँ। एंड आप अब स्टार्ट करिए चैप्टर। आप अपनी बुक खोलिए और उसमें आप खोलिए चैप्टर 3 और उसका थर्ड पार्ट द इंटर वॉर इकोनॉमी। सो वी स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट। तो क्या था, उसमें फर्स्ट लाइन लिखी है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918 वाज मेनली फाउट इन यूरोप। जो पहला वर्ल्ड वॉर था वो 1914 से 1908 तक यूरोप में लड़ा गया, बट इट्स इम्पैक्ट वाज फेल्ट अराउंड दी वर्ल्ड। पर इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ा। Notably for our concern in this chapter, it plunged the first half of the 20th century into a crisis that took over 3 decades of overcome। तो ये कब हुआ था? 20th सेंचुरी के हाफ में हुआ, फर्स्ट हाफ में। ध्यान से सुनिए, फर्स्ट हाफ 1914 में हुआ, ये इसका फर्स्ट हाफ हुआ। तो ऐसी क्राइसिस आई जिसके कारण पूरे 3 डिकेड्स लग गए उस क्राइसिस से निकलने में, मतलब पूरे 60 साल लग गए उस क्राइसिस से निकलने में। During this period, the world experienced widespread economic and political instability and another catastrophic war। तो इस टाइम पे वर्ल्ड ने इकोनॉमी से सफ़र किया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई और भी कई सारी चीज़ें देखने को मिली। ये क्या भूल गया, सॉरी। ठीक है, बता दिया करो मुझे, मुझे पता चला था। चलो, तो नेक्स्ट है 3.1 वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पता होना चाहिए। ये दो पावर्स के बीच में लड़ा गया। पहली अलाइड पावर, दूसरी क्या थी? सेंट्रल पावर। अलाइड पावर में ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया थी, और बाद में यूएस ने भी ज्वाइन किया था। हमने 9th में भी पढ़ा था कौन कौन सी कंट्री है अलाइड में, ब्रिटेन, रसिया, फ्रांस। यूएस ने कब जो किया था? बाद में ज्वाइन किया था, डेट मत करो। सेंट्रल में थी जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन टर्की। कौन कौन सी पावर्स थी? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन टर्की। कि अब अगर कनेक्ट किया जाए तो चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया में हमने क्या पढ़ा था कि महात्मा गांधी ने खिलाफत इशू को यूज़ किया था, है ना, यूज़ किया था ना, नॉन कॉपरेशन को लाने के लिए उन्होंने सोचा था। जब ऑटोमन टर्की हारा तो उस पर एक हार्ड ट्रे वो लगाई गई थी, ट्रीटी। तो वी कैन जो कनेक्ट, हम इन चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। When the war began in August 1914, many government thought it would be over by Christmas. It lasted more than 4 years। जब वॉर शुरू हुआ अगस्त 1914 में, तो ज़्यादातर गवर्नमेंट ने क्या सोचा, क्या विचार बनाया कि जो ये वॉर है वो क्रिसमस में ख़त्म हो जाएगा, परंतु उसने 4 साल लिए। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि what will what were thought by government that we war कैन एंड इट। क्या गवर्नमेंट ने सोचा होगा कि वॉर कब ख़त्म हो सकता है? तो मंथ भी पूछ सकते हैं, क्रिसमस दिसंबर में आता है। तो वी कैन लर्न। ये फ़ोन बड़ी नौटंकी देता है, इसीलिए आज मैं फ़ोटोज़ अटैच नहीं कर पाया, पर मुझे लेक्चर डालना था इसलिए मैंने फिर इसी से बना ली। अच्छा, आगे बढ़िए। फिर सेकेंड पैराग्राफ में इसमें लिखा है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज अ वॉर लाइक नो other before। मैं पूरा रीड कर दूँ पर the fighting involved the war leading industrial nations which now harness the vast power of modern industry to inflict the greatest possible destruction on their enemies। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उस जैसा कोई और वॉर नहीं था उससे पहले। ये अब तो हो सकता है, पर उस टाइम में सबसे पहला ऐसा वॉर हुआ था। इस वॉर में कौन कौन सी कैसी नेशन मतलब ऐसी कंट्रीज थी जिनमें इंडस्ट्री बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश थी, वर्ल्ड्स लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन, जिन्होंने अपनी मॉडर्न इंडस्ट्रीज की पावर से एक दूसरे का जितना डिस्ट्रक्शन कर सकते थे, जितनी बर्बादी कर सकते थे, उतनी की। तो दिस वॉर वॉज द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पहला मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर था। इट्स द यूज ऑफ मशीन गन्स, टैंक, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन एक्सेट्रा ऑन अ मैसिव स्केल। तो इसने मशीन गन्स का यूज़ किया, टैंक, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स का यूज़ किया एक बहुत बड़े स्केल पे। These were all increasingly product of modern large-scale industry
इसमें जो मॉडर्न लार्ज मतलब जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी उन्होंने बहुत बड़े स्केल पे प्रोडक्ट्स को बनाया। टू फाइट द वॉर मिलियन ऑफ द सोल्जर हैड टू बी रिक्रूटेड फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। अब पूरी वर्ल्ड कैसे इम्पैक्ट हुई तो यहाँ इस लाइन से समझिए, जो सोल्जर्स थे वो अलग अलग हिस्सों से वर्ल्ड के उठाए जा रहे थे, मतलब लिए जा रहे थे, और उन्हें मूव टू द फ्रंट लाइन ऑन द लार्ज शिप्स एंड ट्रेन, और उन्हें शिप्स और ट्रेन के फ्रंट पे खड़ा किया जा रहा था। तो the scale of death and destruction, 9 million dead and 20 million injured, was unthinkable before the industrial age without the use of industrial art। तो कितने लोगों की डेथ हुई? 9 मिलियन की। और कितने लोग बीमार पड़े, मतलब सॉरी इंजर्ड हुए, कितनों को चोट लगी? तो 20 मिलियन। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? तो इसके 4 इम्पैक्ट हैं। पहला इम्पैक्ट इसी पैराग्राफ में ही है, ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता रहूँगा। तो पहला इम्पैक्ट था, most of the killed and maimed were men of working age। These deaths and injuries reduced the able-bodied workforce in Europe, with the fewer members within the family, household income declined after the war। तो ये पहला इम्पैक्ट क्या था? तो जो वो ज़्यादातर उस वॉर में 9 मिलियन में जो ज़्यादातर मरे, वो आदमी लोग थे जो कि वर्किंग एज में थे। दिवाली नहीं आई, पटाखे जलने लगे हैं ना, सब लोग जला रहे हो, छोड़ो, पढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो वर्किंग एज के मतलब जो जवान यूथ्स थे वो ज़्यादातर मरे, तो और वही ज़्यादातर इंजर्ड हुए यूरोप में। तो जब फैमिली में कम लोग रहे, अब कमाने वाले नहीं रहे, तो घर की इनकम, हाउस होल्ड इनकम डेक्लाइन हुई। तो यही पहला इम्पैक्ट था कि वॉर के बाद हाउस होल्ड इनकम डेक्लाइन हुई। वो इसलिए हुई क्योंकि जो भी ज़्यादातर मरे थे वो वर्किंग एज के मैन थे, ठीक है। दूसरा इम्पैक्ट, during the war, industries were restructured to produce war-related goods. Entire societies were also organized for war. As men went to battle, women stepped in to undertake jobs that earlier only men were expected to do। तो वॉर के टाइम पे इंडस्ट्रीज फिर से रिस्ट्रक्चर हुई, क्योंकि पहले वो सादा सामान बनाया करती थी, पर अब इंडस्ट्रीज जो थी वो वॉर रिलेटेड गुड्स बनाने लगी थी, तो वो रिस्ट्रक्चर्ड हुई। पूरी सोसाइटी में रिऑर्गेनाइज हुई, मतलब जो आदमी लोग थे जो युद्ध कर सकते थे तो उन्हें बैटल में भेज दिया। इससे पता एक चीज़ अच्छी है कि वुमेन्स को घर के बाहर निकलने का मौका मिला। जब वर्किंग एज मतलब आदमी नहीं थे कमाने योग्य, तो वुमेन्स को भी ये स्टेप लेना कर पड़ा कि वो बाहर जाके जॉब करें, जो कि पहले सिर्फ आदमी करते थे। तो ये एक पॉजिटिव फैक्ट भी है। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द पॉजिटिव फैक्ट या पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो आप कह सकते हैं कि वुमेन स्टेप इनटू अंडरटेक जॉब दैट अर्लियर ओनली मैन वर एक्सपेक्टेड टू डू। अब थर्ड क्या था, नेक्स्ट पेज पे है पैराग्राफ की, थर्ड इम्पैक्ट लिखा है। The war led to snapping of economic links between some of the world's largest economic power, which were now fighting each other to pay for them. So Britain borrowed large sum of money from US bank as well as the US public। अच्छा देखो क्या हुआ, जब वॉर हुआ तो जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर थी वो एक दूसरे के अगेंस्ट में लड़ रही थी, तो उनका जो इकोनॉमिक लिंक था वो स्नैप हुआ, टूट गया, ठीक है। तो ब्रिटेन जो थी वो यूएस से पैसे ले रही थी, वहाँ की बैंक से और वहाँ की पब्लिक से। तो ये था तीसरा इम्पैक्ट कि उनके इकोनॉमिक लिंक जो थी वो स्नैप हो गई थी, वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, तो उससे मदद तो मांगी ही नहीं कि हाँ भैया कोई नहीं तो हमसे लड़ रहे हैं, रुपए भी दे देंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। अब चौथा फैक्ट देखते हैं, बड़ा जोर होता है। हाँ, तो चौथा फैक्ट क्या है, द वॉर ट्रांसफॉर्म द यूएस फ्रॉम बीइंग एन इंटरनेशनल लेफ्ट टू इंटरनेशनल क्रेडिटर इन अदर वर्ल्ड एट द वॉर्स एंड द यूएस एंड इट्स सिटीजन ऑन मोर ओवरसीज असेट्स देन फॉरेन गवर्नमेंट एंड सिटीजन ऑन द यूएस। तो वॉर जो था यूएस को उसने इंटरनेशनल डेब्टर से इंटरनेशनल क्रेडिटर बना दिया, वही अंतरराष्ट्रीय उधार लेने वाला अंतरराष्ट्रीय उधार देने वाला बन गया था। और वॉर के अंत में यूएस और उसकी सिटीजन ने इतना सेट मतलब ऑन कर लिया था जितना फॉरेन गवर्नमेंट ने उससे ले लिया था, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे 3.2 वो पोस्ट क्या पोस्ट वॉर रिकवरी, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं, तो समझ में आ रहा है? 10 मिनट हो गए वीडियो को लेते लेते। जो पहला पॉइंट समझ में आ गया हो तो वही कमेंट कर देना, लाइक और सब्सक्राइब किया करो, मज़ा तो तभी आता है, मेरी मेहनत सफल हो जाती है, इसलिए आ जाओ आगे। द पोस्ट वॉर इकोनॉमिक रिकवरी प्रूव डिफिकल्ट। अब ये इकोनॉमिक
जो थी उसे रिकवर करना बहुत मुश्किल पड़ा। ब्रिटेन विच वॉज अ वर्ल्ड्स लीडिंग फ्रॉम इन द प्री वॉर पीरियड इन पर्टिकुलर फेस द प्रोलॉन्ग क्राइसिस। जो ब्रिटेन थी जो कि वर्ल्ड की लीडिंग इकोनॉमी थी प्री वॉर पीरियड से पहले कहीं जो बहुत पावरफुल थी, आज उसे भी एक बहुत क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा था, मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। While Britain was preoccupied with war, industry has developed in India and Japan after the war. Britain found it difficult to recapture its earlier position of dominance in the Indian market and to compete with Japan internationally. तो क्या हुआ जब ब्रिटेन वॉर में वही प्रीऑक्युपाइड था, मतलब कि उसमें व्यस्त था, तो इंडिया और जापान में इंडस्ट्रीज जो थी बहुत अच्छे से डेवलप हुई। अब जब वॉर खत्म हुआ तो ब्रिटेन को ये बहुत ही समस्या सामने आई कि जो इंडिया मार्केट में अपनी पुरानी वाली पोजीशन को पाना उसके लिए मुश्किल हुआ और जापान से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कॉम्पीट करना मुश्किल पड़ा। Moreover, to finance war expenditure, Britain had borrowed liberally from the US. This means that at the end of the war, Britain was burdened with huge external debt. और वॉर के एक्सपेंचर्स को फाइनेंस करने के लिए ब्रिटेन को यूएस से लोन लेना पड़ा। अब जब उसने लोन लिया तो वॉर के बाद ब्रिटेन जो था उस पर एक बर्डन पड़ा डेब्ट का, उधार का। ठीक है। दिस वॉर हैड लेड टू एन इकोनॉमिक बूम दैट इज टू लार्ज इंक्रीज इन डिमांड प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इससे एक इकोनॉमिक बूम आया कि बहुत ज़्यादा डिमांड की इंक्रीजमेंट, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा और एम्प्लॉयमेंट की भी डिमांड बहुत ज़्यादा रही। एंड वॉर वूम एंड जब वॉर ख़त्म हो गया प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टेड एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। अनएम्प्लॉयमेंट जो थी वो ज़्यादा हो गई और प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टेड हो गया। At the same time, the government reduced bloated war expenditure to bring them into line with peacetime revenue। तो इस टाइम पे गवर्नमेंट ने ब्लॉटेड वॉर एक्सपेंडिचर को रिड्यूस किया और लाइन पे लाने के लिए पीस टाइम मतलब समय समय पे रेवेन्यू देने के तैयार रही। दिस डेवलपमेंट लेड टू ह्यूज जॉब लॉसेस। इससे बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरी खो दी। इन 1921 वन इन एवरी 5 ब्रिटिश वर्कर वॉज आउट ऑफ वर्क। अगर 1921 के हिसाब से देखें तो ब्रिटिश में हर 5 व्यक्ति में एक व्यक्ति की नौकरी छूटी थी। Indeed, anxiety and uncertainty about work became an enduring part of post-war scenarios। ठीक है। अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे, अब इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो ये हमें ले जाएगा ग्रेट डिप्रेशन की तरफ। तो आ जाइए, इंटरेस्टिंग है। मैनी एग्रीकल्चर इकोनॉमीज वर ऑल्सो इन क्राइसिस। अब जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी वो भी दिक्कत में है, तो आएंगी नहीं जब और सारी इकोनॉमी इंटरलिंक थी तो इस पे भी असर पड़ा। अब हम बीट प्रोड्यूसर्स का देखते हैं। तो यूरोप जो था हमारा वो भी बीट सप्लाई करने में सबसे आगे रहा करता था वर्ल्ड मार्केट में, परंतु जब वो वॉर में रहा तो उसकी बीट को प्रोड्यूस करना उसमें भाई कैसे कर लेता, नहीं हो पाया, उस हिसाब से अपना ही को जाना मुश्किल पड़ रहा था। तो इस टाइम पे कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने बीट प्रोडक्शन बहुत अच्छे से किया और मार्केट में एक्सपेंड कर दिया। अब जब वॉर खत्म हुआ तो अरे मुझे लगाएगा कुछ हो रहा है, अरे कैंसिल, अरे सॉरी भैया, परेशानी के लिए माफ़ी चाहेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो वॉर जब खत्म हुआ तो यूरोप ने अपने आप को क्या होगा, कुछ भी हो रहा है, परेशान है। अब ठीक है, तभी कुछ नहीं करा मैंने, अब रख रहा हूँ। हाँ अब देखो, तो जब यूरोप रिवाइव होने लगा तो उसने बीट का प्रोडक्शन इतना ओवर कर दिया कि एक ग्लट क्रिएट कर दिया। अब जब ये बताओ मार्केट में तुम्हारी पसंदीदा टी शर्ट पहले एक ही दो थी, अब वो हज़ारों की मात्रा में बट रही हैं। तो भाई पहले वो 500 की थी तो अब 100 की मिलेगी क्योंकि वो हज़ार मात्रा में है, उन्हें बेचना है। तो ऐसा ही है, इकोनॉमी हमेशा ऐसा ही करती है कि जब किसी भी चीज़ की मात्रा बढ़ जाती है तो उसकी वैल्यू घट जाती है। हमने नाज़ी वाले चैप्टर में 9th में पढ़ा था कि उन्होंने पैसा ज़्यादा छाप दिया तो वैल्यू हर चीज़ की ज़्यादा महंगी हो गई, तो यही चलता रहता है इकोनॉमी में। तो जब ग्रेन, अब इन्होंने इतना ज़्यादा बीट उगा दिया कि उसकी वैल्यू ही गिर गई, उसके प्राइसेस गिर गए और रूरल इनकम जो थी डिक्लाइन हो गई, फार्मर जो थे वो भी डेप्ट में चले गए। तो अब 3.3 के साथ हम स्टार्ट करेंगे राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा अभी, फिर ग्रेट डिप्रेशन से हम नेक्स्ट में पढ़ लेंगे। ठीक है, ये फ़ोन भी थोड़ा बेकार है।
तो इन द यूएस रिकवरी वॉज क्यूकर, यूएस में जो रिकवरी थी वो बहुत जल्दी हुई। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ द वॉर हेल्प बूस्ट द यूएस इकोनॉमी। तो हमने देखा कि वॉर जो था वो कैसे यूएस इकोनॉमी को बढ़ने फोड़ने पे मदद कर रहा था। आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ट्रबल द ईयर आफ्टर द वॉर यूएस इकोनॉमी रिज्यूम्ड इन स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द अर्ली 1920। तो क्या हुआ कि कुछ साल दिक्कत में झेलने के बाद यूएस की इकोनॉमी फिर से एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बन गई 1920 में। वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द यूएस इकोनॉमी ऑफ द 1920 वाज मास प्रोडक्शन। अब जो 1920 में यूएस की इकोनॉमी जो थी वो मास प्रोडक्शन मास इकोनॉमी बन चुकी थी। और देखो ये बात लिखी गई है इन्होंने इसी पैराग्राफ की 5वीं लाइन में, द यूएस तक यही बात बोली गई है कि 1920 में उसका एक फीचर बन गया था मास प्रोडक्शन। अब इसके आगे पढ़ेंगे हेनरी फोर्ड के बारे में, क्वेश्चन आ सकता है तो आ जाएंगे। अ वेल नोन पायनोर ऑफ मास प्रोडक्शन वाज अ कार मैन्युफैक्चर हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड जो थे वो एक कार मैन्युफैक्चरर थे जिन्हें हम पायनोर ऑफ मास प्रोडक्शन भी कहते हैं। इन्हें ये अब मास प्रोडक्शन करने का आइडिया कहाँ से आया वो देखो। ये रखते द assembly line of Chicago slaughterhouse in which slaughtered animal were picked apart by the butcher as they came down a conveyor belt to his new car plant in Detroit। तो चिकागो स्लॉटर हाउस जो था जहाँ पे स्लॉटर्ड एनिमल्स को, बच्चे जो काटने वाले एनिमल्स होते हैं वो उस पे रखते थे कन्वेयर बेल्ट पे और वो आते रहते थे, वो उन्हें काटते रहते थे। तो इन्हें डेट्रॉइट मतलब इन्हें जो हैंडी फोर्ड थे इन्हें ये आइडिया अच्छा लगा, तो इन्होंने अपने नए कार प्लांट में ये कन्वेयर बेल्ट को स्थापित किया, जो कि इनका नया कार प्लांट कहा था डेट्रॉइट में। एमसीक्यू आ सकता है ये भी। He realized that the assembly line method would allow a faster and cheaper way of producing। तो इन्हें क्या रियलाइज हुआ कि असेंबली लाइन मेथड जो है वो एक फास्टर और एक चीपर वे है व्हीकल्स को प्रोड्यूस करने का। असेंबली लाइन फोर्स वर्कर टू रिपीट अ सिंगल टास्क मैकेनिकली एंड कंटिन्यूअसली सच एज फिटिंग अ पर्टिकुलर पार्ट टू अ कार एट अ पेस डिक्टेटेड बाय द कन्वेयर। तो असेंबली लाइन पे खड़े होकर वर्कर को एक ही टास्क को बार बार करना हुआ करता था लगातार, जैसे कि किसी भी कार के हिस्से को जोड़ते रहना। इतना ही नहीं, कन्वेयर बेल्ट की स्पीड बढ़ाई और घटाई भी जा सकती थी। ये बताइए आगे है पीछे, मैंने बता दी अपनी तरफ से, होगा कहीं। दिस वॉज अ वे ऑफ इंक्रीजिंग द आउटपुट पर वर्कर बाय स्पीडिंग अप द पेस ऑफ वर्क। तो इससे जो था आउटपुट हर वर्कर पे ज़्यादा निकल रहा था क्योंकि काम की स्पीड बढ़ गई थी। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ कन्वेयर बेल्ट नो वर्कर कुड अफोर्ड टू डिले द मोशन, टेक अ ब्रेक और इवन हैव अ फ्रेंडली वर्ड विद अ वर्कमेट। अब कन्वेयर बेल्ट के सामने आकर के किसी को भी अपना मोशन कोई काम नहीं रोक सकते थे, मतलब ब्रेक भी नहीं ले सकते थे, दो हंस करके बातें भी नहीं कर सकते थे। As a result, Henry Ford came, sorry, cars came off the assembly line at a 3 मिनट के इंटरवल, 3 मिनट के इंटरवल में कार बन जाया करती थी। ये बहुत ही फास्टर वे था और इससे हमने कहा है टी मॉडल फोर्ड। क्या बोला है? टी मॉडल फोर्ड। ठीक है, ये वर्ल्ड की पहली मास प्रोड्यूस्ड कार थी। अब इससे क्या डिसएडवांटेज क्रिएट हुआ? इससे डिसएडवांटेज ये क्रिएट हुआ, एट फर्स्ट वर्कर एट द फोर्ड वर्कर वर अनेबल टू cope with the stress of working on assembly line in which they could not control the pace of work, so required in large number in destination for the world the daily wage to $5 in January 1940। At the same time he went trade unions operating in his plant। तो वर्कर्स को भाई उस कन्वेयर बेल्ट के साथ में काम करना नहीं चल पाया भाई, बहुत दिक्कत होगी ना। तुम ही सोचो, स्पीड में आ रहा है और रुपए भी कम मिल रहे हैं, सोचने वाली। तो लार्ज नंबर में उन्होंने काम छोड़ा। पर वही हमारे फोर्ड साहब बहुत होशियार थे, उन्होंने समस्या पे ध्यान ना देके समाधान पे ध्यान दिया और उन्होंने क्या किया, डेली वेज जो थी उसे दुगना कर दिया और जनवरी 1914 में उसे $5 कर दिया। ठीक है, अब Henry Ford recovered the highways by repeatedly speeding up the production line and forcing worker to work ever hard। लिखा है ना कि उन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन लाइन की स्पीड को बढ़ा दिया, उन्होंने वेजेस डबल किए तो उन्होंने स्पीड भी बढ़ाई, जिससे कि वर्कर्स जो थे उन्हें बहुत ही हार्ड, उन्हें बहुत मतलब, अब देखो कहाँ स्पीड बढ़ेगी, हार्ड जो वर्कर्स होंगे उन्हें भी अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तो तुम्हें रुपये भले दुगना मिल रहा है पर काम भी दुगना ही कर रहे हो तुम। सीधी सी बात इसकी ये थी, उसने अपना लॉस नहीं होने दिया, यही ये बात लिखी है। So much so he would soon describe his decision to double the daily wages as the best cost cutting decision। क्या उसका ये डिसीजन तो था, वो बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन था उसके हिसाब से। और उसके हिसाब से क्या था भी, अब Fordist industrial practices soon spread in the US।
अब ये काम पूरे यूएस में फैल गया। धीरे धीरे ये 1920 में यूरोप में भी कॉपी कर लिया गया। मास प्रोडक्शन लोअर्ड कॉस्ट एंड प्राइसेस ऑफ इंजीनियर को। अब जब ये मैंने अभी पहले भी बोला था, वापस पीछे देखा था, जब बीट के प्राइसेस बढ़ गए तो सॉरी बीट जो था जब ज़्यादा होने लगा तो उसकी प्राइस घटी। वैसे यहाँ पे जब प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ तो कार की प्राइस गिर गई। तो सबके पास कार आएगी, देखो पड़े। थैंक टू हायर वेजेस मोर वर्कर को नाउ अफोर्ड टू परचेज ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स सच एज कार। अब जो देखा हमने यहाँ देखा, मास प्रोडक्शन के कारण जो कॉस्ट थी इंजीनियर गुड्स की, कार वगैरह की, वो घट गई थी और उन्हें वेजेस जो थे वो ज़्यादा मिलने लगे थे। तो अब वर्कर तक भी कार खरीद पा रहे थे। हाँ, हमारे पास नहीं है। चलो आगे बढ़े। कार प्रोडक्शन इन द यूएस rose from 2 million in 1919 to more than 5 million in 1950। अब जो कार प्रोडक्शन यूएस में था वो 2 मिलियन था 1919 में और 5 मिलियन हो गया 1929 में। सिमिलरली देयर वाज स्पर्ट इन द परचेज ऑफ रेफ्रिजरेटर। अब ऐसे जैसे कार लोग खरीद रहे थे वो रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन प्लेयर, ऑल थ्रू अ सिस्टम, ये हर चीज़ को खरीद पा रहे थे। क्रेडिट रिपेड इन वीकली और मंथली इनकम। ये नहीं था कि वो इतने अमीर थे कि भाई हाँ ला हमारे पास पैसे निकाली गद्दी दे दी, ऐसा नहीं था। वो नहीं, क्रेडिट लोन पे खरीद रहे थे और इंस्टॉलमेंट जैसे किस्तें होती हैं उस वे में दिया करते थे। द डिमांड फॉर रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन वॉज ऑल्सो फ्यूल्ड बाई बूम इन हाउस। अब ये वही बात दी है, हाउस कंस्ट्रक्शन में भी मेहनत, वही सब कुछ नॉर्मल है। आगे बढ़ो। द हाउसिंग कंज्यूमर बूम ऑफ 1920 क्रिएटेड द बेसिस ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन यूएस। तो इससे यूएस में प्रॉस्पेरिटी आ गई। लार्ज इन्वेस्टमेंट इन हाउसिंग एंड हाउसहोल्ड गुड्स सीम टू क्रिएट अ cycle of higher employment and income, rising consumption demand, more investment and yet more employment। इसे रटना नहीं पड़ेगा, तो ध्यान से सुनो। अब जब घरों के सामान में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा पैसा खर्च होगा तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट और इनकम बढ़ेगी। जब एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा आएगा, जब एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा इनकम भी होगी। जब ज़्यादा इनकम होगी तो ज़्यादा कंजप्शन भी होगा। जब ज़्यादा कंजप्शन होगा तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी होगी। वही बात है। पर अब यहाँ पे एक चीज़ देखनी है, यहीं से तो ग्रेट डिप्रेशन हुआ। अब इस साइकिल के पहिए में से एक भी चीज़ फिसली, एक भी वो बीच में जो तार होता है फिसला तो साइकिल गई। वही अब यहाँ इसमें से एक भी साइकिल, जैसे हायर एम्प्लॉयमेंट, इनकम राइजिंग, कोई चीज़ भी अब बिगड़ती है तो पूरी इकोनॉमी बिगड़ेगी। वही था ये। अब देखो 1923 में देखें तो यूएस रिज्यूम एक्सपोर्टिंग कैपिटल टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब वो ये चीज़ें यूएस ने कैपिटल एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, सबसे बड़ा ओवरसी लैंडर बन गया। मतलब बहुत पैसा बांट दिया। एक्सपोर्टिंग कैपिटल, कैपिटल मनी था। 9 के पहले चैप्टर में इकोनॉमी के पढ़ा था, कैपिटल को मनी भी बताया गया था उसमें। वही है, ये मनी को पूरे वर्ल्ड में बांटना शुरू कर दिया, सबसे बड़ा लैंडर बन गया। US import and capital export also boosted European recovery in world trade and income growth over the next 6 years। अब यूएस ने जो इम्पोर्ट कर रहा था और कैपिटल एक्सपोर्ट कर रहा था, उससे यूरोप की रिकवरी जल्दी हुई और वर्ल्ड ट्रेड और इकोनॉमी जो इनकम जो थी वो 6 साल में बढ़ गई। ऑल दिस हाउएवर प्रूव टू गुड टू लास्ट। ये कुछ समय तक ही अच्छा रहा, क्योंकि जब 1929 में वर्ल्ड डिप्रेशन का शिकार बना तो उसने ऐसा एक्सपीरियंस इससे पहले नहीं किया था। तो अब ये बताओ, ग्रेट डिप्रेशन अभी पढ़ोगे या बाद में पढ़ोगे, बताइए। वैसे ये 23 मिनट की वीडियो हो गई। तो वो अब इसके बाद हमें ग्रेट डिप्रेशन पढ़ना है। ग्रेट डिप्रेशन के बाद हम ये पढ़ेंगे इंडिया में सफ़र कैसे हुआ, और इंडिया में रूरल पे ज़्यादा सफ़र हुआ था, अर्बन पे कम हुआ था, ये भी हम देखेंगे। उसके बाद रीबिल्डिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी द पोस्ट वॉर एरा, ये भी पढ़ लेंगे, इसमें भी कुछ नहीं है। और बहुत है ऐसे, थोड़ा सा ही रह गया उतना वैसे। ठीक है, तो भाई वीडियो सब्सक्राइब तो उल्टा ही बोलना था, देखो मेरी बात सुन, वीडियो को क्या कर दो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत मेहनत लग गई है मुझे। अच्छा, एक तो ये फ़ोन अच्छा नहीं था ना, कुछ बार बार आपको भी दिक्कत हुई होगी। और स्क्रीन मत देखना, क्योंकि पढ़ते टाइम पे स्क्रीन देखना कोई ज़रूरी नहीं था, क्योंकि मैंने बुक लगाई थी। आप भी अपना फ़ोन उल्टा करके आराम से पढ़ें। ये बात मैं गलत बता रहा हूँ एंड वो पहले बतानी चाहिए थी। तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम अगर मैं बुक ना लगाऊँ तो आप खुद से समझ जाइएगा कि स्क्रीन नहीं देखनी है, फ़ोन उल्टा करके बुक पे रख दो, आराम से पढ़ते रहो, कंसंट्रेट करो। अब इस चीज़ को रिवाइज कर लो, याद हो जाएगा तुम लोगों को। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके बाय, टाटा
एंड इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती। अच्छा बाय कर देता हूँ।